जो कि अभी यहाँ पे रिसेंटली एक कानून लागू हुआ है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यार उसके बारे में थोड़ा बताओ क्या है। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम ज़्यादा बेसिक उस पे जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या क्या चीज़ें बताता है, तो 4 मेन चीज़ें हैं जो समझ में आती हैं, जो दर्शक को समझ में आएंगी, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में आ गया सक्सेशन, आ गया इनहेरिटेंस, आ गया, या आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो सब आ गया। जब मैं लॉ की पढ़ाई पढ़ रही थी तो मैरिज और डिवोर्स और प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें इंडिया में पर्सनल लॉ से गवर्न होती हैं, कि जो जिस उसके अंदर आप सेक्ट के अंदर आ रहे हो, अगर उस पर कोई पर्सनल लॉ है तो वो लागू होगा, क्योंकि पर्सनल अफेयर है। शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, ये पर्सनल होना चाहिए। जिसके जो कस्टम्स हैं वो चलते आ रहे हैं, वो चलता आ रहा है। तो अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्हीं चीज़ों को उसने स्ट्रीमलाइन कर दिया कि अब एक तरीके से होगा। एक तरीके से शादी, डिवोर्स, प्रॉपर्टी का डेवोल्यूशन, मतलब कि कैसे कैसे किस पे जाएगी, कैसे इनहेरिट होगी, कैसे ट्रांसफ़र होगी, कैसे अगर सक्सेशन होगा तो किस तरीके से जाएगा। तो यूनिवर्सल हो गया। एक चीज़ मानो कि पहले अलग अलग था कि हम इस चीज़ के हैं तो हमारे ऊपर ये लॉ लगेगा, हम इस चीज़ के हैं तो हम पे ये लॉ लगेगा। अब हमें सिर्फ एक ही कोड उठाना है, उसी को पढ़ना है। अरे यार पहले इंट्रो देने दो। ये जो यार ये सत्वा की बहुत अच्छी ड्रिंक है भाई, पी के देखो, ग्रीन एप्पल मोहितो। भाई मैं वो नहीं पीता, समझे करो। इसमें वोडका डाल दूं? चलो आज आइए हमारे साथ श्वेता। हेलो गाइस, वेलकम टू हल्के हल्के टॉक्स। तो आज हमारा नया एपिसोड शूट हो रहा है। तो आज हमारी एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट है हमारे साथ, मिसेस इंडिया 2023 श्वेता, एंड शी इज एन एडवोकेट एज वेल। तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने जाएंगे, जो कि अभी थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है। उत्तराखंड में बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। और भी चीजें बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हल्के है क्या टॉक्स में। सही था ना इंट्रो? करते हो तुम? हाँ चलो। प्लेजर इज ऑल माइन, एक्साइटेड। तो श्वेता जी बताएं अपने बारे में कुछ। तो जैसा कि मयंक जी ने बोला कि मैं एक एडवोकेट हूँ पेशे से। बिल्कुल। और हाल ही में मैंने मिसेस इंडिया का टाइटल जीता है। वाह क्या बात है। जो कि फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड्स के थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ था जयपुर मैरियट में। जयपुर में? यस। जहाँ पे मलाइका अरोरा खान वाज द चीफ गेस्ट। ओह माय तो गॉड। वहाँ पे थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आए थे। अच्छा, कितने थे टोटल? 70 प्लस। यस। ओके। एंड दिस वाज इन द फाइनल राउंड। इससे पहले हमारे सिटी राउंड्स हुए थे, तो उसमें तो और भी ज्यादा थे, लाइक थाउजेंड्स ही ना हो। तो सिटी लेवल क्राउनिंग हुई पहले, सो आई गॉट क्राउन फ्रॉम देहरादून। देन क्या बात है। हाँ, तो फिनाले के लिए फिर हम जयपुर में गए, जो सितंबर 2023 में था। और मैरियट में 70 प्लस थे वहाँ पे कंटेस्टेंट्स। तो उसमें से तो ये अचानक मॉडलिंग का शौक या बचपन से या पैशन क्या अचानक? नहीं, जैसे वो भी शादी के बाद? हाँ, इंटरेस्टिंग है। बट मुझे व्हेन आई लुक बैक, मुझे अपनी लाइफ ही इंटरेस्टिंग लगती है। ऐसी अनकन्वेंशनल चॉइसेस है मेरी, कि मतलब आप लॉ में हैं तो यू आर एक्सपेक्टेड कि आप पढ़ रहे हैं, और वो सब है लाइफ का पार्ट। फिर अभी मेरे को एक चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि किसी को प्रीकास्ट कर दो ना, तो वो तो सिर्फ नॉन लिविंग चीज़ों के लिए होना चाहिए। हम तो जीते जाते इंसान है, कहते हैं ना, लिक्विड जिसमें डालोगे उस कंटेनर के हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये अपॉर्चुनिटी आई। पहले मैं इसको इतना सीरियसली नहीं लेती थी, क्योंकि सच बताऊं तो मैंने बस पार्टिसिपेट कर लिया, क्योंकि ऐसी शौक रैंडमली आ गया। अच्छा। और फिर उसके बाद जब मुझे लोगों से अप्रिसिएशन मिला, अपने आसपास लोगों से, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी बहुत, एक तो आपको बहुत फनी लगता है कि आप ऐसी प्रोफेशनल फील्ड से आते हैं और एक ग्लैमर की और फैशन की दुनिया में आप जा रहे हैं, तो आप जजमेंट्स से लेके आपके कॉलीग्स, फ्रेंड्स, वो आपको कैसे देखने वाले हैं। चाहे आप कितने ही कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ऐसा सोचेंगे कि अरे अब ये ऐसा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सरप्राइजिंगली मेरे को बहुत अप्रिशिएट करा लोगों ने, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, कॉलीग्स की, मतलब कि यू आर मेड फॉर इट। तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया। और फिर जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे भी मतलब when I was there, I was talking to people, तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे बात करना तो बचपन से ही पसंद है। तो लाइक डिबेटिंग और ये सारे कॉम्पिटिशंस में हमेशा सबसे आगे। तो मैंने कहा यही तो है, तो एंजॉय करो लाइफ को। तो अगर आप अपनी लाइफ में डिफरेंट चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो व्हाई नॉट। एक ही तो लाइफ है, देखो कहाँ लेके जा रही है। बहुत से। तो फैमिली में आपके कोई लॉयर हैं जो? नहीं, आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर। क्या बात है।
तो क्रिमिनल है या सिविल है आप? दोनों तरीके की केसेस आते हैं फर्म में। इनफैक्ट मैं इससे पहले मैंने अपना मास्टर्स लंदन से करा है। अच्छा। और उसको करने के बाद 2 साल मैंने वहाँ पे फैमिली लॉ में और उसके बाद जो कॉर्पोरेट लॉ होता है बेसिकली उसमें काम करा एज अ लाइक एडवाइजर। अच्छा। हाँ। तो फिर लंदन छोड़ के आप यहाँ? बस भारत माता की जय। जय वंदे मातरम। हाँ, नहीं ऐसा नहीं था। मतलब मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी साउथ में। अच्छा, साउथ में कहाँ? कोयम्बटूर में। अच्छा। सो आई वर्कड विद ईशा योगा सेंटर, ईशा फाउंडेशन में। यस, तो उनके लीगल डिपार्टमेंट में। तो बहुत एक जैसे आपने बोला ना कि वहां से यहाँ तक का कैसे सफर, तो अभी हम बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ही जंप्स मारे हैं मैंने अलग अलग। तो बहुत एक्साइटिंग था, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर आई केम बैक टू दिल्ली एंड फाइनली द सिटी ऑफ लव देहरादून। आज मैं यहाँ हूँ। क्या बात है। और चलता है यहाँ से। चलो देहरादून की कुछ बात बताओ कि आपको देहरादून में आप आए और देहरादून ने आपको रोक लिया उत्तराखंड ने। हाँ। क्या इसके पीछे क्या स्टोरी है? एक तो लोग बहुत प्यारे हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच यार। और जिससे प्यार हुआ वो भी देहरादून से है। हाँ, ये बात भी सच है, प्यार यही मिला। अच्छा, तो आपकी लव स्टोरी यहाँ से शुरू हुई? यहाँ से शुरू हुई जी, देहरादून से शुरू हुई। देहरादून में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी एंड आई वाज विद माय फ्रेंड्स। हम 4 लोग देहरादून आए थे और घूमने। और अच्छा। हाँ, तो जो आज मेरे हस्बैंड हैं उस टाइम नहीं थे। मुस्कुरा रहे हैं पीछे। तो वी मेट देयर एंड उसके बाद हम गए साथ में, घूमे बढ़िया, दोस्ती वोस्ती हुई। इनके भी फ्रेंड्स थे और मेरे भी फ्रेंड्स थे, जैलब बढ़िया। और फिर आए। ये तो मिले का दोस्ती का हुई, पूरे ढंग से बताइए आप। शॉर्टकट ही सुनना मैं लव स्टोरी आपकी। अच्छा, तो मेरे को ये पता चला कि हमारे कोई ऐसे ना बहुत दूर फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि पेरेंट्स ऑफ कोर्स लड़कियों को उस 2016 की बात कर रही हूँ मैं, तो इट वाज नॉट इजी कि जाओ तुम लड़कियां जा रहे हो घूमने चले जाओ। मैं आई भी खुद ही कार से थी अपने आप। तो उन्होंने बोला कि मैं, जैसे पेरेंट्स ढूंढ लेते हैं ना कि अच्छा तुम देहरादून जा रहे हो तो वहाँ किसी को हम जानते हैं। हाँ जानते हैं। ऐसे पता चला कि कोई पापा के फ्रेंड थे बचपन के, तो उनका कोई बेटा रहता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू रीच आउट टू हिम। तो इनका नंबर मिला। क्या बात अब हम यहाँ पहुंचे तो मुझे कुछ डायरेक्शन में कुछ पूछना था कि अच्छा कहाँ जाए, रेकमेंड करो, हम तो यहाँ पहली बार आए। तो उन्होंने बोला मैं घुमा देता हूँ, मैं अच्छे स्पॉट्स लेके जाऊँ। भाई ने चौका मार दिया एकदम, वहाँ पे चौका। तो बस फिर ये भी आ गया और फिर हम घूमे फिर बढ़िया खेमाड़ी और ऐसे हमने स्पॉट्स, मतलब जॉर्ज एवरेस्ट गए। अब उस टाइम इतना क्राउडेड नहीं होता था जितना अब होता है, तो वो एकदम बहुत ही, बिल्कुल उस टाइम तो बड़ा, उस टाइम तो फील ही लगती है कि आप बैठे हो, आप बस बैठे खो गए। ये मेरे साथ पहली बार यही हुआ देहरादून में। हाँ, कि मतलब हम जॉर्ज एवरेस्ट पे कुछ ट्रैक व्रैक करके गए और शाम का ही समय था, सनसेट। हाँ, और बस मैं बैठी हुई थी एंड आई डिड नॉट रियलाइज क्या होता है कि मतलब मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, कौन लोग हैं। जैसे होता है ना कि मिस हो जाता है टाइम, देन यू कम बैक। तो वो पहला वो टाइम मतलब गायब हो गया था। हाँ, तो इसलिए भी स्पेशल है देहरादून। क्या बात, देहरादून तो क्या स्पेशल है। देहरादून में तो जो भी आते हैं हमारे बहुत नोन हैं जो बाहर से आए और फिर यहीं के हो गए। ये देहरादून से शहर तो बात है कि वो एक्सेप्टेंस है देहरादून, सब चीजें यहाँ पे आपको सब चीजें, हर चीज। वेदर सबसे अच्छी बात है, वेदर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा। मैंने बोला ना, लोग, ज्योग्राफी और वेदर सब ऑसम। तो श्वेता यार, मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि अभी यहाँ पे रिसेंटली एक कानून लागू हुआ है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यार उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्या है, इलैबोरेट करके बताओ थोड़ा। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा मतलब सीरियस कर देते हैं अभी। हाँ, थोड़ा सा मैं बैकड्रॉप बताना चाहूंगी। अब आप उसमें आ जाइए अपने लॉयर वाले। वो तो कभी छूटता नहीं है। तो देखो, जो हमारा संविधान है जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो उसमें आर्टिकल 44 है जो ये कहता है कि स्टेट को स्ट्राइव करना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। लेकिन आप मेरे से बोलो कि क्या वो अनिवार्य करता है कि होना चाहिए, तो मैं बोलूँगी नहीं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है उस चैप्टर के अंदर, और वो नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कल को उन्हें स्टेट एनफोर्स ना करे तो यू कैन नॉट गो टू कोर्ट कि नहीं कर रहा। वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज़, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी जब संविधान बन रहा था, तो उन्होंने कुछ ऐसे एस्पिरेशंस डाले थे कि इंडिया, भारत मतलब कैसा होना चाहिए आगे जाके, एक बेटर स्टेट क्या होती है। हम टूवर्ड्स वेलफेयर स्टेट ही तो जा रहे हैं। वेलफेयर स्टेट क्या होती है, जिसमें सोशल, फाइनेंशियल सब इक्वल हों, सब लोगों को मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, रहने के लिए शेल्टर मिले, एक बेसिक अमेनिटीज मिले, वो वेलफेयर स्टेट होती है। तो उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें डाल दी, अब वो इन्फोर्सेबल नहीं है।
अब आते हैं उत्तराखंड पे। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम ज़्यादा बेसिक उस पे जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या क्या चीज़ें बताता है? तो 4 मेन चीज़ें हैं जो समझ में आती हैं, जो दर्शक को समझ में आएंगी, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में आ गया सक्सेशन, आ गया इनहेरिटेंस, आ गया, या आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो सब आ गया। जब मैं लॉ की पढ़ाई पढ़ रही थी तो मैरिज और डिवोर्स और प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें इंडिया में पर्सनल लॉज से गवर्न होती हैं। अच्छा। है ना, कि जो हिंदू पे कुछ पर्सनल लॉज लगते हैं, मुस्लिम्स पे या क्रिश्चियंस पे अलग अलग है सबका अपना, बेस्ड ऑन द कास्ट, क्योंकि कस्टम्स पे चलता है, नॉट कास्ट। कि जो जिस उसके अंदर आप सेक्ट के अंदर आ रहे हो, अगर उस पर कोई पर्सनल लॉ है तो वो लागू होगा, क्योंकि पर्सनल अफेयर है। शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, ये पर्सनल होना चाहिए। जिसके जो कस्टम्स हैं वो चलते आ रहे हैं, वो चलता आ रहा है। तो अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्हीं चीज़ों को उसने स्ट्रीमलाइन कर दिया कि अब एक तरीके से होगा। एक तरीके से शादी, डिवोर्स, प्रॉपर्टी का डेवोल्यूशन, मतलब कि कैसे कैसे किस पे जाएगी, कैसे इनहेरिट होगी, कैसे ट्रांसफ़र होगी, कैसे अगर सक्सेशन होगा तो किस तरीके से जाएगा। तो यूनिवर्सल हो गया। एक चीज़ मानो कि पहले अलग अलग था कि हम इस चीज़ के हैं तो हमारे ऊपर ये लॉ लगेगा, हम इस चीज़ के हैं तो हम पे ये लॉ लगेगा। अब हमें सिर्फ एक ही कोड उठाना है, उसी को पढ़ना है, जो भी यहाँ रहता है उस पर वो लागू होगा, चाहे वो मैरिज के लिए हो, एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनको इनसे हटा दिया। जो अच्छा, इनका उन्हें हटा दिया। हाँ, उन पे लागू नहीं होता, क्योंकि वो लोग अब उसका रीज़न अलग हो सकता है, क्योंकि वो लोग जैसे उत्तराखंड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लगभग आई थिंक 12.8 कुछ % लोग हैं जो उत्तराखंड में हैं, जो मतलब जैसे वो लोग होते हैं ना जो ऊपर पहाड़ों में रहते हैं, उनके अलग कस्टम्स चलते हैं और वो सारी चीज़ें, तो उनको इससे मतलब एक्सेप्शन दे दिया है। बाकी जो भी है उन पे ये सब लागू होगा। तो ये उत्तराखंड में ही सही वाला बिल अभी पूरे इंडिया में उत्तराखंड में ही आया सबसे पहला बिल? हाँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस उत्तराखंड में आया है। गोवा में जब पोर्टुगीज थे, उनका शासन था, तो उन्होंने लाया था वहां पे, तो उनका वही चलता आ रहा है। आप बोलो पूरे इंडिया में, हाँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इट इज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू डू इट, बट देयर आर अदर स्टेट्स आई थिंक हु आर इन लाइन, जो अभी धीरे धीरे करना चाहती हैं। ओके, तो ये मेन है लिव इन टॉपिक जब आया तो मेन लोग थे जो लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहे थे। इसमें वो क्या है कि ये, हाँ, मैंने भी वो चीज़ देखी है। आपने तो बताया कि प्रॉपर्टी भी है, मैरिज भी है, डिवोर्स भी है, बट देन जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था तो केवल और केवल जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था वो लिविंग रिलेशनशिप। हाँ, लोग यही रजिस्टर कराना पड़ेगा, लोग बिना परमिशन के रह नहीं सकते लिविंग रिलेशनशिप में। वो फैमिली से परमिशन भी लेनी पड़ेगी पहले आपको, और इसमें कोई जुर्माना भी है, क्या है? हाँ, मैंने जानबूझ के टॉपिक नहीं छेड़ा पर अब आपने कह दिया तो मैं बता देती हूँ। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड इन 4-5 चीज़ों के बारे में ही बात करता है। जहाँ तक लिव इन रिलेशनशिप वाली बात है, तो उत्तराखंड सरकार ने ये चीज़ डाल दी है। अब लोगों के अलग अलग ओपिनियन है इस चीज़ को लेके। तो लिव इन रिलेशनशिप अब उन्होंने क्या कर दिया है कि अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में है, विद इन 1 मंथ उस लिव इन रिलेशनशिप के रहते रहते उन्हें रजिस्ट्रार, जिसकी भी जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, उत्तराखंड तो बहुत बड़ा है, राइट, तो जिसकी भी जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, आप वहाँ जाके एक स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप दोगे रजिस्ट्रार को। अच्छा, ठीक है, तो वो तहकीकात करेंगे, जिसे समरी इंक्वायरी बोलते हैं। क्या इंक्वायर करेंगे कि भाई माइनर ना हो, ऑलरेडी शादीशुदा ना हो, है ना, प्रोहिबिटरी में ना आता हो। प्रोहिबिशन रिलेशनशिप होती है कि कुछ डिग्रीज होती हैं, जैसे होते हैं ना सेम लाइन ऑफ सक्सेशन ना हो, तो वो ना हो। जब उनका वो सेट, हाँ एग्जैक्टली, कि मतलब जहाँ से आपके जो पूर्वज हैं वो सेम ना हो, एक टू अ सर्टेन डिग्री होता है हमारे। हाँ, तो वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बोलते हैं हम उसको। तो उसमें ना आ रहे हो, 3 चीज़ें हैं, जब उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो आपको एक रजिस्टर में आपका नाम और वो ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर आप नहीं करते हैं 1 महीने के अंदर अंदर रहते रहते, तो उसके ऊपर कुछ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड हैं, लाइक अप टू 3 months imprisonment if I am not wrong and 10,000 फाइन, ये वाली चीज़ें हैं। अब यूसीसी को फेमस तो होना था उन चीज़ों के लिए जो मैंने पहले जिक्र करा, कि डिबेट तो होनी थी उस पे, अब वो सारा फोकस चला गया लिव इन रिलेशनशिप पे। तो देखो, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अब मेंस राइट की बहुत बात हो रही है, शायद आप अग्री करेंगे मेरे साथ, है ना? बिल्कुल, है ना, आप भी करेंगे, जो लोग देख रहे हैं वो भी करेंगे एक हद तक। क्योंकि देखो क्या होता है कि मैं किसी चीज़ को गलत नहीं बोल रही, लेकिन एक चीज़ तो है ना कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे, कि एक लड़का लड़की साथ रहे, ठीक है, अब किसी कारणवश वो रिलेशनशिप नहीं चला, तो अब उस पे लगा रेप का केस,
यही तो चलता है यही है ना, चलता है ना, क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने वो प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इस पे कि वो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में आएगा, है ना, चल गया उस पे केस। अब मुझे एक इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ये दिखता है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो आपके ऊपर एटलीस्ट आप इन वाले केसेस से तो एक तरीके से आपने वो चीज नहीं है, भाई दोनों कंसेंटिंग अडल्ट्स थे तो सिर्फ इनके ऊपर वो क्यों चले। अब अगर ये चीज रजिस्टर होगी तो एक बैलेंस रहेगा ना, और वुमेन राइट भी प्रोटेक्ट होंगे। कैसे होंगे? अब अगर कोई आदमी शादीशुदा है और वो लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो रजिस्ट्रार अगर इंक्वायरी कर रहा है तो वो नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे देश में ऐसे भी केस हुए हैं कि जहाँ पे सेकंड वाइफ या लिव इन पार्टनर उन्होंने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं कि मेरा अधिकार कहाँ है, तो कोर्ट कहाँ से देगा उन्हें अधिकार, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, बिल्कुल, है ना। तो अब अगर आप रजिस्टर करोगे तो एक तो कभी भी ये वाला चीज नहीं होगा, और अब इसमें ना किसी ने इस चीज पे फोकस नहीं करा कि सब किस चीज पे लग गए कि मैं मानती हूँ कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए किसी भी चीज का। जैसे कि आप बोल रहे हो कि नहीं मैंडेटरी क्यों करा, कि मैंडेटरी करना है, तो हाँ इस पे बहस हो सकती है। अभी प्रिवेसी में कब, मतलब अगर मैं, मेरी चॉइस है किसी के साथ रहना, व्हाई डू आई हैव टू गो टू द रजिस्ट्रार एंड रजिस्टर इट? यार बंद कर दो यार इसे यार लगे हो यार, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, नहीं मैं डालूंगा, सॉरी यार, क्या है, नहीं इट्स ऑलराइट। तो व्हाई डू आई हैव टू गो समवेयर एंड रजिस्टर इट? इट्स माय चॉइस। आजकल यही तो बातें हो रही हैं, राइट, कि इट्स माय चॉइस व्हाटएवर आई डू, बट एक ड्यूटी भी तो होती है राइट्स के साथ, और उसका बैलेंस तो जरूरी है। नेचर में बैलेंस है तो लॉ में क्यों नहीं, लोगों में क्यों नहीं, आदमी और औरत में क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ सही आर्ग्यूमेंट, इस पे बहस करी जा सकती है, ऑफ कोर्स चर्चा का विषय हो सकता है ये, लेकिन उसमें ये भी तो लिखा है कि कल को आइदर ऑफ द पार्टी दे डोंट वांट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप, कि फॉर एग्जांपल लड़की करना चाहती है, लड़का नहीं करना चाहता है, लड़का रहना चाहता है, लड़की नहीं रहना चाहती, तो वो जाके अकेला भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई मैं नहीं रहना चाहता हूं, वो जाके एंड ऑफ वो फाइल कर देगा तो हो जाएगा ना, राइट, ओके, है ना। ये इस पे बात नहीं हो रही है, तो ये बैलेंस, मतलब वो उस पे एलिगेशंस नहीं लगा सकती कुछ, एग्जैक्टली। अगर आप जब लॉ में आपके रजिस्टर पे नाम चढ़ गया, आप साथ रहते हो, तो अब आपके ऊपर बाकी चीजों की क्यों प्रोसीडिंग्स चलेंगी जो चलती आ रही है। और बहुत से ये हुआ है लोगों पे, जो पहले जब लिव इन में रहे थे, लोगों को झूठा रेप केस भी लगे हैं लोगों पे, और फ्रॉड के केसेस भी लगे हैं। लड़कों के साथ ऐसा हुआ है, लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्हें पता ही नहीं था कि शादीशुदा है ना, बच्चा हो गया, बच्चे के क्या अधिकार है, ये भी हुआ है, और कुछ नॉर्मल लोग झूठा भी लगा ही देते हैं रेप के, जो है ही आजकल। झूठा तो नहीं होता, बट आप एक चीज बताओ, आपके साथ आज एक यूनिक प्रॉब्लम हुई, ठीक है, अब वो कहीं लिखी नहीं गई क्योंकि वो आई ही पहली बार है ना। अब लॉ तो जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है उसमें ही तो फिट करेगा, राइट, है ना, अनलेस ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, वो इंटरप्रेट करता है, और हमारा सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स में बहुत रोबस्ट और एक्टिव रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने हमारे पूरे इतिहास में सबको जस्टिस दिया है ना। लेकिन अब जब हमने उसको उसका एक प्रावधान नहीं दिया, हमने रख दिया उसे कैटेगरी में। अब अगर यूसीसी आ रहा है, या फॉर एग्जांपल 3 नए लॉ भी आए हैं, है ना, अभी हमारे दिसंबर में पास हुए हैं, तो कौन से? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, तो ये किसे रिप्लेस कर रहे हैं? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस को, जो क्रिमिनल लॉ बात करेंगे अभी, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉ है ना, देखो वो बहुत डिपेंड करता है कि सोसाइटी की क्या मांग है। ये एक इंटरलिंकिंग रिलेशनशिप है। तो लिव इन आपसे 50 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था ना कि लिव इन वालों की, मतलब इनकी कोई अधिकार होने चाहिए। 50 साल तो आपने ज्यादा इनके बता बच्चे इस रिलेशनशिप से बाहर पैदा हो गए तो उनके क्या अधिकार होंगे? भाई आज सोसाइटी में भी ऐसा चलता हो, और क्योंकि हम लोग उससे अवगत नहीं है तो जरूरी थोड़ी है कि वो प्रॉब्लम हो नहीं रही है ना। अब देखो इस पे क्या क्या केसेस आते हैं, क्या फाइल होता है, क्या परिणाम निकलता है, बट ठीक है, लेट्स सी। लेकिन फिर भी लोग आई बिलीव कि जिसको रहना है वो चुपके से रहेगा फिर भी। नहीं, उसमें देखो 2 चीजें हैं, उसमें लॉ में ही अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी की कंप्लेन पे या रजिस्ट्रार को अपने आप पता चलता है कि ऐसे लोग तो रह पता रहे हैं। कैसे चलेगा यार ऐसे तो हम सोसाइटी में रहते हैं। अब आप रेंट एग्रीमेंट कराओगे फॉर एग्जांपल, तो वो तो जो आपका लैंडलॉर्ड दे रहा है या जो भी कर रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होगा। और जब ऑब्वियस एक लड़का लड़की रहते हैं, जब ये लॉ आ गया है, ये ऐसा आ गया, तो वो नहीं देगा भाई प्रॉपर्टी। लैंडलॉर्ड को पता होगा ना कि आपने रजिस्टर कराया है। सबसे पहले आप वो चेक करेगा। और अच्छा, फिर लोग जब परमिशन लेंगे तो भाई लोग तो घर वाले, इंडिया में कौन ही परमिशन देगा? लेकिन घर वालों से परमिशन क्यों लेनी है? नहीं, लोग
मैंने तो सुना है कि लोग कि पहले घर में ही परमिशन लेनी पड़ेगी। I think if they are less than a particular age, if I'm not wrong, लड़की 18 साल और लड़का 21 साल। हाँ, तो उससे छोटे होंगे तो शायद परमिशन लेनी है। फाइनल ड्राफ्ट मैंने भी देखा नहीं है कि क्या है, लेकिन हाँ ऐसा है। बट मेरे को एक चीज लगती है इसमें कि जो हमारी मैरिज एज है, अगर मैं मतलब जो है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वो लड़के की 21 और लड़के की 18 ही तो है, सेम ही तो है। लेकिन जैसे अब मैंने बोला कि जो मतलब 18 साल से ज्यादा 21 साल से कम है, फॉर एग्जांपल लड़का कोई 20 साल का है, परमिशन लेनी है, तो वी कैन डिबेट अबाउट इट कि ऐसा क्यों है। अगर वो चॉइस 21 साल की होगी तो ले सकता है, वो वैलिड है, इंडिपेंडेंट है। हमारे देश में 18 साल है ना अडल्ट की एज, ठीक है। इफ समबडी इज ओवर 18 तो दे हैव द राइट टू मेक चॉइसेस अबाउट देयर लाइफ, स्पेशली इफ इट्स अ पर्सनल चॉइस व्हिच इज टू चूज अ पार्टनर। तो मुझे ऐसा लगता है वी कैन डिबेट अबाउट दैट कि हाँ मतलब परमिशन लेनी है नहीं लेनी है, क्योंकि किसी भी लॉ का मकसद किसी को हरास करना नहीं, उनके राइट्स और उनके जो इस समाज में चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे जब यूसीसी आया तो उन्होंने बोला कि वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ यूसीसी वाज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट, है ना। तो अब अगर मुझे नहीं पता हाउ ओपन पेरेंट्स आर दीज डेज, बट लिव इन रिलेशनशिप इज अ रियलिटी। अब चाहे आप उससे ऑब्लिवियस हो जाओ कि हम नहीं देख रहे, हमने उधर मुंह कर लिया, तो आपने कर लिया ना, राइट, है तो रियलिटी ना, है तो रियलिटी। तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। नाउ इट्स गुड दैट अब वो लॉ के अंदर आ गया है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है। तो ऐसे तो अगर किसी को रहना है तो वो तो किसी होटल, होम स्टेज, एयरबीएनबीज उसमें रह सकता है। पर उसमें 2-3 दिन रहोगे, 2 दिन नहीं, क्यों लंबे लंबे। अरे दादा, अगर आप जिसको रहना है वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने भी रहते हैं, फिर वो लिव इन नहीं हुआ ना ब्रो। 1 महीना आप तो फिर टूर पे आ गए एक तरीके से। भाई लिव इन का मतलब प्रॉपर क्या होता है? एटलीस्ट 5, 6, 7, 8 महीना मिनिमम आप रह रहे हो। अब कोई लॉन्ग कोहैबिटेशन, एक पर्टिकुलर टाइम की कोहैबिटेशन। मैं अगर जा रहा हूँ किसी के साथ, तो अगर मैं बीएनबी बुक कर रहा हूँ, किसी होम स्टे में रह रहा हूँ, कितने दिन रह लूंगा मैं? कितने दिन रह लूंगा? अगर मैं 2 महीने भी रह लूंगा तो उसका बोलेंगे भाई जी क्यों, ओनर ही बोल देगा। If I'm not wrong, तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी अभी थोड़े टाइम पहले। कौन सी जांच करके आ रहा है तुम? सॉरी जांच नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तुम जैसे लोगों के बारे में सोच रहा था मैं। टेंशन नहीं आई, मैं तो अपना बस कोई टेंशन नहीं। उनके तो इंस्पिरेशन ही सलमान भाई हैं, तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है। तो एक वुमन ने अप्रोच करा था सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसे ऐसे, मतलब मैं लिव इन में थी, बहुत टाइम पहले से थी। अब क्योंकि हमारे पास कोई लॉ नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्टेन ऑब्जर्वेशन दिया था उसमें कि क्या अधिकार होने चाहिए अगर कोई लिव इन में है। तो उसमें वन ऑफ द थिंग्स विच केम फॉरवर्ड वाज कि अगर जो आसपास वाले लोग रह रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, चाहे वो नहीं थे, तो हम उसको राइट्स, और सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उस औरत को अधिकार, क्योंकि भाई कोई किसी के साथ इतने टाइम रही है, तो अगर वो जस्ट एक वाइफ की तरह रही है तो ही उसके अधिकार है, या अगर उस रिलेशनशिप से कोई संतान पैदा हुई तो उसके कोई अधिकार ही नहीं है। अब यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में अगर आपका रजिस्टर्ड है एंड यू हैव अ चाइल्ड टुगेदर, तो उसके पास राइट्स है एज अ लेजिटिमेट, दैट चाइल्ड इज अ लेजिटिमेट चाइल्ड, राइट। फिर तो उसे शादी करनी पड़ेगी। नहीं, जब उसको मतलब रिकॉग्नाइज ही हो गए हैं, शादी करो ना करो, इवेंचुअली वो हम वेस्ट को कितना कॉपी करते हैं, है ना, कि वहाँ इतना ओपन है, दे हैव देयर किड्स, दे डोंट गेट मैरिड, है ना। तो अब तो भैया यहाँ की सरकार कह रही है डोंट गेट मैरिड, हैव किड्स, दे हैव द सेम राइट्स। तो अब इसमें क्या होगा ना, दोनों पार्टीज एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके चलेंगी अपने साथ, है ना, कि एक सीरियस चीज है ना, शादी से क्यों डरते हैं लोग, क्यों भागते हैं, क्योंकि उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखती हैं, है ना। अब अगर आप लिव इन में जा रहे हो तो ठीक है, यू विल ऑल्सो नो, यू विल नॉट टेक एडवांटेज, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। वेल, इट्स माई पर्सनल टेक, ऑफ कोर्स पीपल कैन डिफर, उनके अलग ओपिनियन हो सकते हैं, तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये तो हो गई यूसीसी की बात। तो कुछ और बताएं आप, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिसपे हम बात कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक तो बहुत जो सारे, अभी आपने बताया कौन से 3 बिल पास हुए हैं, हाँ, जो अभी आप कुछ सीआरपीसी और एविडेंस और आईपीसी एंड सीआरपीसी में चेंजेस क्या हुए हैं, क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी तो काफी टाइम से हमारा चला आ रहा है। आईपीसी में अलग अलग सेक्शंस हैं हमारे, तो क्या वो पूरा का पूरे सेक्शन हट जाएंगे, दोबारा से होंगे? नाइस क्वेश्चंस मैन। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। तो बेसिकली जैसे क्रिमिनल, सिविल, अलग अलग स्पेशलाइजेशन ऑफ लॉ होती है। तो क्रिमिनल में हमारे स्तंभ हैं इस चीज़ के
इंडियन पीनल कोड 1860, सीआरपीसी बता रहा है प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, एफआईआर कैसे होगी, कैसे मतलब रिपोर्ट कैसे जाएगी, चार्जशीट, मतलब बहुत सारा ट्रायल कैसे चलेगा। और आईपीसी बात कर रहा है कि देखो ये लॉ है, ये इस चीज को हम अपराध कहते हैं, अगर तुम ये अपराध करोगे तो उसकी ये पनिशमेंट है। सिंपल। सीआरपीसी बता रहा है कि जब कोई अपराध करेगा तो क्या क्या चीजें प्ले में आ जाएंगी, प्रोसीजर बता रहा है। तो अब आईपीसी का नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, और सीआरपीसी का नाम हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ऐसे ही अब इन दोनों के लिए क्या जरूरी है, एविडेंस, क्या एडमिसिबल है, क्या इनएडमिसिबल है ना, ये बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसका नाम हो गया भारतीय साक्ष्य एक्ट। तो अब ये तीनों को रिप्लेस कर दिया है जो पुराने हमारे चलते आ रहे हैं इन नए बिल्स ने, जिनका मैंने आपको भी हिंदी में नाम लिया है। अभी ये इन्फोर्स नहीं हुए हैं, हालांकि प्रेसिडेंट ने, अब जैसे क्या होता है कि जब भी कोई नया लॉ आता है तो पहले वो पार्लियामेंट में जाता है ना, दोनों हाउसेस से पास होता है। हाँ। तो जब तक प्रेसिडेंट उस पर असेंट नहीं देते, जो कि होता है उनका साइन करने वाली चीज, उस चीज को हम असेंट बोलते हैं, तब तक वो बिल कहलाते हैं। जिस दिन से प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाते हैं। अब क्या होता है, कुछ एक्ट ऐसे होते हैं कि जिस दिन वो आए उसी दिन से हम पे लागू हो गए, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इन्फोर्समेंट डेट। तो ये एक्ट आ तो गए हैं लेकिन अभी हम पे इन्फोर्स नहीं हुए हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा, एक प्रोटेस्ट हुआ था कैब ड्राइवर्स का अभी रिसेंटली, आई थिंक 20-25 डेज बैक, है ना। तो वो इसी में एक प्रावधान था हिट एंड रन केसेस वाला, तो उसके ऊपर हुआ था। तो अभी हमें नहीं पता कि इन्फोर्स कब हो जाए ये वाली चीजें। अब देखो, नए एक्ट का आने का मतलब ये नहीं होता कि हमने पुराना पूरा खत्म कर दिया है, नहीं। द वे आई सी इट, कि क्या हुआ ना कि इतना पुराना एक चीज चलती आ रही है, उसमें अब जैसे हमने बात करी कि सोसाइटी चेंज हो रही है ना, कितने सारे अमेंडमेंट्स हुए, तो वो अमेंडमेंट उसमें ऐड हुए जा रहे हैं। अब वुमेन के ऑफेंसेस कुछ यहाँ है, कुछ पीछे पड़े हुए हैं आईपीसी में, है ना, एक जगह नहीं है। तो एक चीज इसने क्या कर दी कि एक जगह लिया है, उन सारी अमेंडमेंट्स को एक चैप्टर में डाल दिया, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन में, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। पहले भी था पर वो अमेंडमेंट हुए जा रहे हैं, 354 A B C D चलता जा रहा है। और एज ए लॉ स्टूडेंट या वो जो लोग नहीं है इस दुनिया से, हमें पता है कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। अब आपने क्या करा, एक रजिस्टर लिया, आप उसमें रोज एक नई चीज ऐड करते हो, जो पेज भर भी गया है ना उसमें छोटा छोटा ऐड करते रहते हो, तो कितना वो हो गया है ना। अब मैंने एक नई किताब लाई, मैंने कहा जो आपने इसमें ऐड करा है ना सारा यहाँ लिख दो, और जो आपके काम करनी है उसको हटा दो, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब नए आईपीसी में क्या है, अब जैसे हम ये एक बेसिक चीज है, देखो पनिशमेंट का एक पिलर होता है रिफॉर्मेशन भी, रिहैबिलिटेशन भी। सिर्फ पनिशमेंट का असर ये नहीं होता कि इसको दंड मिले, इसकी मानसिकता बदले, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, जितनी भी स्टडीज और रिसर्च हुई है, कि देयर वर सर्टेन कंडीशंस इन हिज लाइफ सिंस ही ग्रू अप दैट ही केम आउट टू बी लाइक दैट। कुछ लोगों के आर्गुमेंट ये है कि कोई क्रिमिनल पैदा होता नहीं है ना, उसके सर्कमस्टांसेस से बनता है। तो इस पर डिबेट है बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन हाँ, पनिशमेंट में रेफॉर्मेशन होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। तो अब जैसे आईपीसी में नई चीज क्या आई जो आज से पहले नहीं थी, कम्युनिटी सर्विस का, कि जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं उनके लिए हम कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं एज पनिशमेंट, है ना। और टेररिज्म कहीं, मतलब यूएपीए जो एक्ट आया था उससे हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। पहले आईपीसी में हमारे टेररिज्म जैसी कोई चीज ही नहीं थी, क्या होता है टेररिज्म, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल सीआरपीसी की मैं बात करूं, तो जो नया वाला एक्ट आया है उसमें अब लोग बहुत ज़्यादा, आई वोंट से क्रिप, लेकिन वन ऑफ द लूपहोल इज कि बहुत लंबा खिंचता है। क्यों डरते हैं लोग लॉयर से, एडवोकेट से, पुलिस के मामलों से? क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है। जागरूकता एक विषय है, लेकिन दूसरा ये भी है कि चलता जा रहा है, हमें पता ही नहीं है हमारे अधिकार क्या है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हम ये पढ़ते हैं कि मस्ट, अगर कोई क्राइम हुआ है तो पुलिस को करना ही है, बट रियलिटी जब प्रैक्टिकलिटी देखते हैं तो वो बहुत अलग होती है ना, दुर्भाग्यवश। तो अब इसमें हो गया कि पुलिस के ऊपर उन्होंने एक टाइमलाइन लगा दी है, 180 दिन में करनी ही है, खत्म कर दो इसे करके, चार्जशीट फाइल करके, ठीक है। हाँ, और कुछ कुछ ऑफेंसेस के लिए स्पेसिफिक पीरियड कर दिया है। तो एक आप ऐसे समझो कि वो स्ट्रीमलाइन हो गया है। अब ये थोड़ी है कि आईपीसी में मर्डर था तो भारतीय न्याय संहिता से मर्डर निकाल के फेंक दिया उन्होंने, नहीं ना, अभी भी है ना, थेफ्ट अभी भी है, या कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जो सेक्सुअल नेचर के हैं वो भी अभी हैं, उनको और अच्छे से रिफाइन कर दिया है।
मेरे हिसाब से क्रिटिसिज्म करो तो कंस्ट्रक्टिव करो, नई बातें लेके आओ कि हाँ मैं सपोर्ट इसलिए नहीं करता हूँ, ये मत बोलो मैं करता ही नहीं। उसके लिए पढ़ना पड़ता है। और आजकल के लोगों में क्या हो गया है, स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स में कि यहाँ से सुना वहाँ बता दिया, वहाँ जाके बता दिया, पढ़ा ही नहीं। और इंडिया में ज्यादा है, हर जगह ही है, मुझे ऐसा लगता है। तो बी अलर्ट, बी अवेयर। तो आपको किस टाइप के केस लड़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है, मतलब आपका क्या पर्सनल हुआ है? मेरे को मतलब केसेस लड़ना तो नहीं बोलूंगी, बट जो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर लगता है वो मेरे को फैमिली लॉ बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तलाक कराने में नहीं भाई जो यहाँ मैं लिव इन रिलेशनशिप पे बात कर रही हूँ और पूरी सपोर्ट में हूँ। फैमिली लॉ में तो यही होता है ना मैक्सिमम तलाक। देखो अब अगर आपके पास कोई पॉडकास्ट करने आ रहा है, वो इंटरेस्टेड है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं नो वी डोंट प्रोवाइड एनी सर्विस। अगर कोई, मैं थोड़ी कह रही हूँ कि डिवोर्स करो या सेपरेशन करो। और वुमेन राइट्स में जो मैंने मास्टर्स करा है वो स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन राइट्स है ना। तो ये मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। पढ़ाकू है आप, मुझे लगता है शार्प स्टूडेंट थे काफी। भाई तो लॉ में ना किताबें बहुत चाटनी पड़ती है यार। अब वो तो देखो एक तरीके से मजा है, तो वो तो आपका इंटरेस्ट है, आपको मजा आ रहा है बात करने में, बस है ना। आपका फोटो है कि आप लोगों से मिलते हो, आपको उनकी लाइफ स्टोरीज जाननी होती है कि अगर मैं आज यहाँ पे हूँ है ना, तो आप जानना चाहते हो कि लाइक हाउ यू आर लाइक दिस। अब मेरा इंटरेस्ट है कि भाई हाउ जो चीज हम पे लागू हो रही है वो ऐसी क्यों है, उसमें क्या क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अभी तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट या मैं ऐसा चाहूंगी आगे जाके कि थोड़ा अवेयरनेस और एजुकेशन फील्ड में आई स्टेप इन। मेरे को इंडिया में अवेयरनेस की कमी लगती है, राइट है ना। तो अगर वो चीज हम प्लेटफॉर्म दे पाए, ऐसी चीजें कर पाए ऑल द बेस्ट लॉ से रिलेटेड कि लोग डरना बंद कर दें। बट आई गेस आपने वो स्टार्ट कर दिया है प्लेटफॉर्म जहाँ तक मेरे को पता है। हाँ तो बताओ, पब्लिक को बताओ ना उसके बारे में। श्वेता की बहुत अच्छी उसने अपना रील्स बनाना शुरू करा है और आप देखिए प्लीज फॉलो करिए उनका अकाउंट, और काफी चीज आपको उसकी नॉलेज मिलेगी लॉ की, कि क्या सही है क्या गलत है। रील्स भी प्लस एक अपना चैनल इंस्टीट्यूट भी खोला है इन्होंने। हाँ बताइए श्वेता जी, आप बताइए जो आप बताइए प्लीज। अभी मतलब इट्स इन मेकिंग। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है कि मैं बहुत स्टूडेंट्स से मिलती हूँ, मेरे जूनियर्स हैं या मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे लॉ में, तो एज अ जज आपको बुलाया जाता है, आप जाते हो। तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं इस चीज़ में एक्टिव रहूँ, तो आई गेट टू इंटरेक्ट विद सो मैनी स्टूडेंट्स जो लॉ में कुछ करना चाहते हैं या फिर उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं बहुत पढ़ना पड़ता है इसमें, तो है ना मुझे नहीं करना। मुझे एक्साइटिंग इसलिए लगता है लॉ कि व्हेन आई वाज इन 8th और 9th स्टैंडर्ड, तो जैसे मम्मी पापा दुकान पे नहीं भेजते थे जाओ शामून अंकल की दुकान से ये ले आओ, तो मुझे एक दिन ऐसे भेजा और मुझे कुछ नहीं पता था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्या राइट्स होते हैं। जैसे 8th क्लास के बच्चे को क्या ही पता होता है। तो मेरे जितना बच्चा वहाँ पे काम कर रहा था, तो मुझे थोड़ा बड़ा अजीब लगा। मैं घर गई, मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है कि मतलब मैं तो स्कूल जाती हूँ तो ये क्यों नहीं जाता और ये क्यों नहीं जाता, है ना। तो फिर मैंने पढ़ा कि हमारे यहाँ तो राइट टू एजुकेशन है, जो कंपलसरी मैंडेटरी एजुकेशन है, फ्री मिलेगी जो 14 साल तक के बच्चे को बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो बट रियलिटी उससे बहुत अलग है ना। एक चीज़ है कि आपने बोल दिया, एक चीज़ है इसके हालात ही नहीं है कि वो जा पाए। दे हैव सो मेनी माउथ्स टू फीड, माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, बच्चे छोटे बच्चों को संभाल रहे हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो मुझे ये चीज़ लगी कि देखो परिस्थिति सबकी लाइफ में ऐसी होती है, दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद थिंग्स। तो अगर आपको, क्योंकि मुझे अपने जीवन में ऐसे मेंटोर्स मिले कि जिन्होंने मुझे वो पॉसिबिलिटी दिखाई कि इस बॉक्स से बाहर भी सोचा जा सकता है, इन स्ट्रगल्स को देखते हुए, इनसे जूझते हुए, तो वो मैं क्यों नहीं बन सकती, है ना। और जब ऐसा एक्सपीरियंस एक आ गया, एक होल्ड करती हूँ मैं, तो इट इज़ नॉट दैट हार्ड टू गिव। तो मैंने अभी एक YouTube पे अपना चैनल स्टार्ट करा है, सच में किस नाम से? लॉ की परीक्षा। तेरी लॉ की लाइक अग्नि परीक्षा, लॉ की आ रहा है नाम। तो नहीं, उसमें मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं दोस्ती कराना चाहती हूँ कि जो भी लोग हैं, भले ही आपका इंटरेस्ट नहीं है लॉ में, लेकिन आपको पता तो है ना कहीं आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जहां आपको डील करना पड़ा होगा, और आप उस टाइम क्या सोचते हो, आप भागते हो। एंड यू नो पीपल, आई डोंट नो कि दुनिया में कैसे है, मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे कि उनको बहुत गुमराह करा जाता है, वो होती नहीं है चीज, क्या है लैक ऑफ ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ,
तो अभी मुझे पता नहीं है दैट वेयर इट विल गो, बट थोड़े थोड़े जो ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इश्यूज रिकॉग्नाइज करे हैं, आई स्टार्टेड पुटिंग आउट वीडियोस स्पेशली। एक तो ये पार्ट हो गया अवेयरनेस विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो। एक स्पेसिफिकली ये है कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जिसको, अब जैसे हमारे देश में क्या था, डॉक्टर इंजीनियर है ना, डिबेट बहुत लंबी हो गई है अभी, इस पर मैं स्ट्रेच नहीं करूँगी, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि उतना उससे ज़्यादा हैंडसमली एक एडवोकेट, एक लीगल प्रैक्टिशनर कमाता है ना। अब AI आ रहा है ना, साइबर सिक्योरिटी पे हमारी बात हो रही थी, इंडिया में कितने इश्यूज है कि ऐसे फेक कॉल्स आते हैं वो आपसे पे, तो इसमें तो एक बहुत बड़ी अनटैप्ड इंडस्ट्री है। बिल्कुल। और अगर लोग इसमें इंटरेस्ट बनाना चाहें तो व्हाई नॉट। तो मैं दूसरा पार्ट मेरा ये रहेगा कि आई एम मेकिंग देम अवेयर अबाउट कि 9वीं 10वीं कक्षा से ही कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, एटलीस्ट आपको पता तो हो कि ये भी फील्ड है। ये फील्ड है। अब बच्चे को ये लगता है कि 12th के बाद तो बस एक क्लैट का पेपर होता है या फॉर एग्जाम्पल एक आईलेट का पेपर होता है। अरे इंडिया में बहुत सारे पेपर होते हैं, बहुत सारे। अब वो अलग अलग उसके होते हैं। आजकल तो स्पेशलाइजेशन भी आ गई है ना, बीटेक के साथ लॉ हो रहा है आजकल। तो वो तो बिल्कुल, हम अगर वेस्ट को इतना एडमायर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, देखो जो मेरे को लगा जब मैं यूनाइटेड किंगडम में थी कि क्या चीज़ है जो एकदम ऑन द फेस ऑफ इट है और वहाँ नहीं है, कि अगर मुझे म्यूजिक पढ़ना है ना मैथ्स के साथ 7वीं कक्षा से ही, तो मेरा ऐसा नहीं होगा कि मेरे घर वाले कहेंगे कि अरे म्यूजिक थोड़ी पढ़ोगे मैथ्स के साथ। वो म्यूजिक टीचर भी वो है जो कहाँ से पढ़ के कहाँ का परफॉर्म करके आपको पढ़ा रहा है। मेरे खुद टीचर्स ऐसे थे जो UN वर्किंग ग्रुप में थे। वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट बनाता है UN की, जो वर्ल्ड वाइड इश्यूज चल रहे होते हैं, भाई एक रिपोर्ट सबमिट होती है ना, फिर उस पर रेजोल्यूशन पास होता है, वोटिंग होती है। तो आप ये सोचो कि अगर कोई टीचर आपका मजबूरी से नहीं मिला, क्योंकि उसे दुनिया में कहीं वो फिट नहीं हो पाया तो टीचर बन गया, और एक टीचर बना इंटरेस्ट से बना कि अगर मैं वहां भी काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे एक बच्चे को भी मैंने ये पढ़ा दिया जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसमें डिफरेंस हो जाता है ना बहुत ज्यादा। तो ये वाली चीज मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि हाँ, क्या बात है, बट इट्स इन द मेकिंग ऑफ कोर्स। ये अच्छा जाएगा आपका, आप दिल से कर रहे हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत जाएगा, ऑल द बेस्ट। श्वेता जी, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि ठीक है, आप चलो लॉ की बात तो हो गई, आप थोड़ा मिर्च मसाले में आते हैं। मतलब मसाला क्या है, कोई ऐसा मिर्च मसाला नहीं है, ठीक है। तो आपने मॉडलिंग का, आप मिसेस इंडिया आप रही हैं, तो आपको पता था कि लाइक आपको प्राइज आप जब आपने जीता ये, तो क्या फील था, आपकी फीलिंग? बहुत एम्पावरिंग था। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपने तो मजे में कर लिया था ये? हाँ, नहीं, इनिशिएशन तो उसी चीज से था। वो मोमेंट ऐसा होता है ना कि एवरलास्टिंग इम्प्रिंट हो जाता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन विनिंग, कि मैं जीतूंगी नहीं जीतूंगी, मैं वाकई में कह रही हूँ, इट वॉज मोर अबाउट इंजॉइंग एंड सीइंग दैट लाइफ। जैसे आज से पहले मैंने नहीं देखा कि फैशन इंडस्ट्री में क्या होता है, भाई जिनका ये प्रोफेशन है उनका क्या रहता है, दिनचर्या क्या रहती है, मतलब व्हाट आर दे डूइंग। तो जब हम वहाँ गए, हमारा 2-3 दिन का स्टे था, और जो चीजें हो रही हैं, मैं कितने दिन का शो था, कितने दिन चला? 2 days, 2-3 days, 2 days, yes, 2 days। तो एंड प्रैक्टिस एंड ऑल सब का? yes, everything, the rounds। दो दिन में ही प्रैक्टिस करते? प्रैक्टिस इन द सेंस कि ग्रूमिंग तो हमारी पहले से ही हो रही थी। लगभग 2 महीने से ग्रूमिंग चल रही थी, हर तरीके की पर्सनालिटी, वॉक, आपका वे ऑफ इंटरेक्शन, आप कैसे रहेंगे। वहां पे वो शो था फाइनली। अच्छा। हाँ, तो उससे पहले प्रैक्टिस सेशंस होते हैं कुछ, जो आई थिंक एवरी पैजेंट में होते हैं, कि बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द शो दे आर टेलिंग यू द मार्क्स एंड हाउ डू यू। तो मैं तो उसको एंजॉय कर रही थी। मेरा ये नहीं था कि मैं जीतूंगी नहीं जीतूंगी। द वे दे वर इंस्ट्रक्टिंग कि ओके यू एंटर फ्रॉम हियर, देन यू लुक देयर एंड देन यू मूव। तो मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लग रहा था और खुश थी मैं। बस मुझे नहीं चिंता थी कि बाहर दुनिया में इस हॉल से बाहर क्या चल रहा है, ये जीतने वाली हूँ मैंने। बट जैसे तुम ऊपर पहुंच रही थी कि लाइक तो फाइनल कंटेस्टेंट, मैं फिर साथ मिसेस तो अलग ही लगेगी, ताज पहनाया था जो। हाँ, तब फील आएगी। वो बहुत बहुत अच्छा मोमेंट था। और मेरे ख्याल से ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसी चीज़ें होती है ना लाइफ में, वो तभी होती हैं जब आप उनके पीछे हाथ धो के नहीं पड़े होते कि मुझे तो ये चाहिए। अगर मैं इस फील्ड से जाती ना कि मुझे तो ये चाहिए ही, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो हो पाते, क्योंकि जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता ना चाहने का, और आप बस उसको कर रहे हो, तो आई थिंक कि फिर वो चीज़ आ जाती है। वो जैसे मेरे को किसी ने बोला था कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, जैसे आपका कोई लक्ष्य है, कोई गोल है, चाहे किसी का भी हो, जो सुन भी रहे हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ कि स्टॉप चेजिंग इट।
Right. जब आप भाग रहे हो वो और आगे भाग रहा है ना, आप रुक जाओ। जब आप रुक जाओगे ना, वो पलट के देखेगा कि अब क्यों नहीं भाग रहा मेरे पीछे, क्योंकि उसको तो इम्पोर्टेंस चाहिए ना। Right. तो इट इज आई थिंक इट्स easier said than done, but of course most things in life are like, अगर मैं आपको बोलूँ कि यू नो अभिनव अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो या मंक ये कर लो, तो आपको कहेगा कि अरे आपके लिए कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बट आई थिंक रोज कर ही तो रहे हो, यू कांट स्टॉप लिविंग ना, यू कांट स्टॉप वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, है ना, अनलेस डेथ इज द ओनली रियलिटी। आई नो इट इज गोइंग सीरियस, बट आई थिंक कि जब आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है ना, जैसे मुझे बहुत टाइम तक अपनी लाइफ में ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, एंड आई हैड फ्रेंड्स हु वर वेरी क्लियर लाइक स्कूल के टाइम से कि मेरे को तो यूपीएससी की तैयारी करनी है, मेरे को एमबीबीएस करना है, और मेरे घर में सब इंजीनियर्स हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है, लाइक विलेज फैमिली, हाँ सब कुछ लाइक इंजीनियर्स हैं, हाँ डॉक्टर्स हैं, ये कजन, ये सब। तो ना मेरे लिए कोई ऐसा था कि जिसे पता हो कि लॉ में क्या करना है, मुझे बस ये पता था कि मुझे ये नहीं करना है। क्या करना है मेरे से आप 12th में पूछते वो नहीं पता, बस अच्छा ये पता है कि ये नहीं करना है। बट और फिर मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि यू नो व्हेन यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि कहीं मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया ये सोचने में कि मुझे क्या नहीं करना है और मैं वो करना भूल गई जो करना चाहिए। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होता है। अगर आप ये देख लो ना कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये मतलब एकदम प्रॉमिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, है ना, दे हैव अ सेट पैटर्न, दे गो, दे सिट, दे कम बैक, और वही मंडे टू फ्राइडे चल रहा है, देन सैटरडे संडे यूर पार्टिंग, एंड देन मंडे ब्लूज कि फिर से ऑफिस, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसको एक नौकरी ना देख के सोचो कि मैं एज अ पर्सन क्या सीख रहा हूँ इससे, क्या मैंने आज कुछ सॉफ्टवेयर सीख लिया है, क्या मैंने कुछ बढ़िया वीडियो एडिटिंग और ये सब बनाना सीख लिया है ना, मैंने क्या सीखा इस दिन में, जब ये खत्म हुआ मैं घर जा रहा हूँ, मैंने क्या सीखा एज अ पर्सन। तो आई थिंक कि वो चीज़ मोनोटनी ब्रेक कर देते हो आप वहाँ पे। मंडे टू फ्राइडे वाली जो मेंटालिटी होती है ना, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे लाइफ में हमारे बॉसेस रहे होंगे, ऐसा वर्क कल्चर रहा होगा कि इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत प्रेशराइज वाला इन्वायरमेंट रहा होगा। बट लाइफ इज लाइक दैट, क्या नहीं है, सबकी लाइफ में ही है। लेकिन जहाँ आप ये सोच लेते हो ना कि जब ये दिन खत्म हुआ तो आज मैंने 4 नई चीजें सीखी हैं अपने लिए। मुझे आज से पहले ना वीडियो एडिटिंग आती नहीं थी, ना कलर ग्रेडिंग आती थी, लेकिन अब आ गई है आज जब ये दिन खत्म हुआ है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट रिवॉर्ड, देन यू डोंट लिव इन दैट मोनोटनी मंडे टू फ्राइडे। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, क्रेजी, नाइस, थैंक यू। तो एक लास्ट चीज पूछूंगा आपको, मैंने बहुत सारे शूट्स आपके मैंने बहुत सारे शूट्स भी देखे हैं, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहे, तो अगर आपको एक चीज चूज करनी है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में, अगर इफ यू आर गेटिंग फेम इन दिस इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री और इन द लॉ इंडस्ट्री, तो आप क्या चूज करोगे? Myself. ड्रॉप द माइक। थैंक यू सो मच। क्या बात, नहीं फिर भी एक कुछ तो चॉइसेस होती है ना। ठीक है भाई, मैं बड़ी उससे बड़ी क्या बात है कि चॉइस भाई, मैं आपको अपना लग रहा है प्यार चॉइस करूं ना भाई। नहीं आपको नहीं मैं आपका समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हो, लेकिन अभी जो मैंने बात बोली है ना, किसने बोला है कि चॉइसेस हैं, किसने बोला है कि अलग अलग दरवाजे हैं? मैं तो कह रही हूँ दरवाजे ही नहीं है, खुला है, जहाँ चले जाओ वहां बना दो रास्ता। बस किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, उसे हम बनाते हैं। यस, समझ रहे हो? तो गाइस, आज का एपिसोड बहुत खूबसूरत हुआ श्वेता के साथ, और इनका चैनल जरूर फॉलो करिएगा प्लीज। हाँ, I have just started out, but you will so definitely sweet of love you. it. You'll get more information about the laws and the other things as well. एग्जैक्टली। But एक do बार follow फटाफट से our- अपना इंस्टा हैंडल और जो आपका यूट्यूब चैनल है वो फटाफट से Okay, you can follow me on Instagram by shvet@8, नाम है श्वेता R, और मेरा YouTube चैनल है लॉ की परीक्षा, LAWKIPRAKISHA। और हमारा चैनल हल्के हल्के के का टॉप। हल्के, don't forget to subscribe guys, the Yes. coolest guys in the town. घंटा बजाना मत भूलना भाई, वरना चलो। तो गाइस, लव यू ऑल, बाय। हो गया खत्म, चलो अवार्ड लेने जाना है भाई।